हेलो क्लास 6। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर नंबर 1 आउल्स इन द फैमिली। इस चैप्टर का मीनिंग है फैमिली में आउल्स। इस चैप्टर की थीम है नेचर यानी प्रकृति। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे एक फैमिली में एक यंग बॉय और उसके जो साथ में फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो दो आउल्स के बेबी को कैसे ट्रीट करते हैं, ये इसमें आपको बताया जाएगा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। One morning we found a full-fledged baby spotted owlet on the ground by the veranda steps। तो ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है और वो अपनी यंग एज की ये स्टोरी बता रहे हैं कि जब वो यंग थे तब उनके घर में क्या हुआ था। दो आउलेट्स आए थे, फिर उसके बाद का स्टोरी में बताया गया है कि एक सुबह उन्होंने फुल फ्लेश का मतलब होता है पूरी तरह विकसित, यानी पूरी तरह शरीर उनका विकसित था। दो आउल्स के बच्चों को देखा था वरांदा के ग्राउंड पे, यानी कि वरांदा यानी होता है घर का बड़ा आंगन, वहाँ पर उन्होंने आउल के दो बेबीज़ को देखा, एक बेबी को देखा। When grandfather picked it up, it hissed and clacked its bill। जब मेरे दादाजी ने उसको उठाने की कोशिश की, it hissed and clacked its bill। हिस्ट का मतलब होता है एक आवाज़ निकालना हल्की, एंड क्लैप का मतलब भी होता है आवाज़ निकालना। इट्स बिल यानी अपनी चोंच से। तो जैसे ही दादाजी ने उस आउल के बच्चे को उठाया तभी उसने एक आवाज़ निकाली, जैसे कि ऐसा लगे जिससे कि वो डरा हुआ है। बट आफ्टर अ मील ऑफ रॉ मील एंड वाटर सेटल डाउन ऑफ फॉर द डे अंडर माई बेड। लेकिन जब उसको कुछ खाने के लिए दिया गया जिसमें कि कच्चा मांस और पानी था, और उसको मेरे बेड के नीचे जब बिठाया, आराम लिटाया गया, तब थोड़ी देर के लिए वो सेट डाउन हुआ। यानी कि पहले जब उसको लिया गया था तो वो बहुत गुस्से में था और आवाज़ें निकल रहा था, लेकिन जब उसको कुछ खाना और पानी के लिए दिया तब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। द स्पॉटेड आउलेट इवन वैन फुल ग्रोन is only the size of a myna and has none of the sinister appearance of the larger owls। जब वो आउल स्पॉट किया गया था ना, जब आउल वो मिला हुआ था तब वह पूरी तरह बड़ा था, यानी उसका साइज़ काफ़ी ठीक ठाक बड़ा था। यानी वो बच्चा था लेकिन बच्चा भी बड़ा, शरीर उसका विकसित हो चुका था। इस ओनली द साइज ऑफ अ मैना, और उसका साइज एक मैना के जितना था। एंड हैज़ नन ऑफ द सिनिस्टर अपीयरेंस ऑफ द लार्जर आउल्स। लेकिन वो इतना भी बड़ा नहीं था, उसको बाकी के और बड़े आउल से कुछ नुकसान होने का था। यानी कि अगर उसको हम वहीं पर छोड़ देते तो शायद उससे बड़े आउल्स उसको कुछ नुकसान पहुंचा सकते थे, यानी कि उसके साथ सिनिस्टर मीन्स बुरी दुर्घटना हो सकती थी। A pair of them may often be found in an owl mango or tamarind tree and by tapping on the tree trunk। हम अगर ढूंढते तो हमें आउल का और भी पेड़, यानी और आउल के यानी उस बच्चे के साथ के और भी आउल हमें मिल सकते थे मैंगो या इमली के पेड़ के तने में हमारे आंगन में। यानी कि उस बच्चे के आंगन में आम का और इमली का बड़े बड़े पेड़ लगे थे। तो वो कह रहा है कि अगर हम ढूंढते तो हमें उनमें भी कुछ आउल के बच्चे मिल जाते। एंड बाय टैपिंग ऑन द ट्री ट्रंक, और कैसे मिलते, जब हम उस पेड़ के तने को टैप करते यानी थपथपाते तब वो आउल हमें दिख जाते। यू मे बी एबल टू परसुएड द बर्ड टू शो एन इंक्वायरिंग फेस एट द एंट्रेंस ऑफ इट्स होल। और जब आप उसके तने को थपथपाते तो वो बहुत ही मुश्किल से अपने फेस को बाहर निकालता जिससे कि हम उसको देख सकते। परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना, एंड इंक्वायरिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल। तो जब उसका कहने का मतलब ये है कि जब हम उस ट्रंक पर हाथ मारते तो हाथ मारने से वो बहुत ही मुश्किल से बाहर आते जिससे कि हम उनके फेस को देख लेते, और जब वो अपना फेस बाहर निकालते तो वो थोड़े सरप्राइज थे, ये शॉकिंग वे में देखते थे जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहे हों। द बर्ड इज़ नॉट नॉर्मली अफ्रेड ऑफ मैन नॉर इट इज़ स्ट्रिक्टली अ नाइट बर्ड। यानी कि जो आउल होता है वो कैसा बर्ड है, वो ज़्यादातर आदमियों से डरता नहीं है, यानी वो इंसानों से डरता नहीं है, लेकिन और ना ही वो पूरी तरह
एक नाइट बर्ड कहलाया जाता है। नाइट बर्ड का मतलब होता है, नाइट बर्ड को हम नॉक्टर्नल एनिमल्स भी कहते हैं, जो रात में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो आउल जैसे कि आपको पता है वो रात में ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन ये पूरी तरह नाइट बर्ड नहीं है, ये दिन में भी कभी कभी दिख जाया करता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि जो ये आउल है ये आदमियों से डरने वाला बर्ड नहीं है और ना ही ये स्ट्रिक्टली नाइट बर्ड है, बट इट प्रेफर्स टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द डे एज इट समटाइम्स अटैक्ड बाय अदर बर्ड्स हु कंसिडर ऑल आउल्स एज देयर एनिमीज। लेकिन यह दिन के टाइम घर पे रहना पसंद करता है, यानी कि आउल्स बाहर ज़्यादा नहीं निकलता, ये घर में रहना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो बड़े बर्ड्स होते हैं, बाकी दूसरे बर्ड्स होते हैं आउल के अलावा, वो इसको अपना दुश्मन मानते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आउल एक ऐसा बर्ड है जो बाहर नहीं निकलता। द लिटिल आउलेट वॉज क्वाइट हैप्पी अंडर माई बेड। अब वह आगे की स्टोरी बता रहा है कि जब आउल था, अब उसके बाद आगे क्या हुआ। जो बच्चा था आउल का, वो मेरे बेड के नीचे काफ़ी खुश था। द फॉलोइंग डे अ सेकेंड आउलेट वॉज फाउंड इन ऑलमोस्ट द सेम प्लेस ऑन द वेरांडा। और अगले ही दिन हमको उसी प्लेस पर, यानी कि वेरांडा में, जहाँ पर पहले वाला आउल का बच्चा मिला था, सेम उसी जगह, एग्जैक्ट का मतलब होता है उसी जगह, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग लगभग, यानी उसी जगह के आसपास हमें एक और आउल का बच्चा मिला। एंड ओनली देन डिड वी रियलाइज दैट वेयर द रेन वाटर पाइप एमर्ज थ्रू द रूफ। और तब हमें रियलाइज़ हुआ कि आउल कहाँ से गिर गए हैं। हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारी आंगन में एक छत से होकर एक पाइप गुजरता था, उस पाइप के ऊपर ही उन आउल्स का घोंसला था और उस आउल के घोंसले में से ही वो गिर रहे थे। वी टुक द सेकेंड यंग आउल टू ज्वाइन द फर्स्ट एंड फेड देम बोथ। उसके बाद हमने उस दूसरे वाले आउल को भी उठाया और उन दोनों को साथ में खाना खिलाया। When I went to bed, they were on the ledge just outside the mosquito netting. और जब मैं बेड पर उनको देखने गया, यानी कि मैंने उन्हें खाना देकर मैं उनको छोड़कर चला गया, लेकिन जब मैं दोबारा उनके पास आया तो मैंने देखा कि वो मॉस्किटो नेट का मतलब होता है मच्छरदानी के बाहर वो लटके हुए थे। एंड लेटर इन द नाइट देयर मदर फाउंड देम देयर। और थोड़ी देर बाद उनकी माँ उनको ढूंढते हुए वहाँ पर आई, यानी मेरे रूम के पास उनकी माँ भी वहाँ पर आ गई। फ्रॉम आउटसाइड शी crooned एंड gurgled फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इन द मॉर्निंग। बाहर से ही, यानी मेरे रूम के अंदर ना आके वो रूम के बाहर ही वह आवाज़ें करती रही। क्रून एंड गरगल का मतलब होता है आवाज़ें निकालना। वो मेरे घर के बाहर ही सुबह आवाज़ निकालने लगी। आई फाउंड दैट शी हैड लेफ्ट अ माउस विद इट स्टिल टक थ्रू द मॉस्किटो नेट। और मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि वो मच्छरदानी के जाल से एक चूहे को लटका के गई है, यानी कि उसका ये मतलब था कि वो चूहे बच्चों को, अपने आउल के बच्चों के लिए छोड़कर गई थी, जिससे कि वो अपना पेट भर सके। ऑब्वियसली शी प्लेस नो रिलायंस ऑन मी एज अ फॉस्टर पेरेंट। और पक्की बात है कि वो ऐसा इसलिए कर गई थी क्योंकि उसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था। रिलायंस का मतलब होता है विश्वास नहीं था। एज अ फॉस्टर पेरेंट का मतलब होता है ऐसे पेरेंट जो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं। और फॉस्टर पेरेंट मतलब होते हैं जो हमारी देखभाल करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे दूसरे शहर से कहीं दूसरे अपने रिलेटिव्स के यहाँ पढ़ने जाते हैं और वो रिलेटिव्स उनका पेरेंट्स की तरह ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ही रिलेटिव्स को या ऐसे ध्यान रखने वाले लोगों को फॉस्टर पेरेंट कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो उन पर विश्वास नहीं करती, इसलिए वो उनके बच्चों के लिए, यानी अपने बच्चों के लिए, वो चूहे को छोड़ गई। द यंग बर्ड्स throve and 10 days later at dawn father and took them into the गार्डन टू लीज देम। अब धीरे धीरे जो यंग बर्ड्स थे, यानी कि जो आउल के बच्चे थे, वो डेवलप्ड हो रहे थे। थ्रोव का मतलब होता है वो बढ़ना, उनका शरीर विकसित हो रहा था, यानी वो बच्चे थे लेकिन धीरे धीरे वो और बढ़ रहे थे। और 10 दिन बाद सुबह के वक्त, डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग से, और सुबह का मतलब जब सूरज बिल्कुल निकलने ही वाला होता है, सूरज के निकलने से पहले का टाइम था। तो मेरे दादाजी और मैंने गार्डन में उसको छोड़ने के लिए हम दोनों उनको गए। आई हैड प्लेस्ड वन ऑन ए ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री एंड वॉज स्टूपिंग टू पिक अप द अदर। मैं एक
आउल के बच्चे को मैंगो के ट्री की शाखा पर छोड़ दिया एंड मैं जैसे ही दूसरे वाले को उठाने के लिए झुका, स्टूपिंग का मतलब होता है झुका, When I received quite a heavy blow on the back of my head, तभी मैंने अपने सिर पर एक हल्का सा वजन देखा. A second or two later, the mother owl swooped down at grandfather. लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा कि वो जो मदर आउल थी वो मेरे दादाजी के ऊपर झुकी हुई थी. But he was agile enough to duck out of it से, लेकिन वो मेरे दादाजी इतने ज़्यादा उनमें ताकत नहीं थी कि वो उसके वजन से उठ सके. क्विकली आई प्लेस द सेकेंड आउल अंडर द मैंगो ट्री. और जल्दी ही मुझे लगा कि ये अपने बच्चों को लेने आई है, तो जल्दी ही मैंने दूसरे आउल को भी इस मैंगो के ट्री के नीचे रख दिया. देन फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस वी वॉच द मदर फ्लाई डाउन एंड हेड हर ऑफस्प्रिंग इनटू द लॉन्ग ग्रास एट द एज ऑफ द गार्डन. उसको छोड़ने के बाद हम थोड़ी दूर चले गए और हमने देखा कि जो मदर आउल थी वो अपने बच्चों को बड़ी घास से लेकर गार्डन के किनारे तक ले गई, यानी कि वो अपने बच्चों को जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से थोड़ी दूरी पर ले गई ताकि वो उनको सेफली रख सके, जिससे कि और कोई उनको नुकसान ना पहुँचा सके. वी थॉट शी वुड टेक हर फैमिली अवे फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ अवर रैदर स्ट्रेंज हाउस होल्ड. अब हमने भी सोच लिया कि वो अपने बच्चों को हमारे घर से बिल्कुल अलग ले गई कि कहीं हम उसको दोबारा ना ले लें. बट नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, ऑन कमिंग आउट माई रूम, जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर निकला, आई फाउंड टू यंग आउल्स स्टैंडिंग ऑन द वॉल जस्ट आउटसाइड द डोर. मैंने देखा कि मेरे दरवाजे के बाहर ही 2 आउल खड़े हुए थे, यंग आउल्स खड़े हुए थे. आई रैन टू टेल ग्रैंड फादर एंड वैन वी केम है, और मैं ये बताने के लिए भागकर अपने दादी जी के पास गया. और जैसे ही मैं वापस आए, वी फाउंड द मदर सिटिंग ऑन द बार्थ 10 yards अवे. और हमने क्या देखा कि बच्चे थे हमारे रूम के बाहर और उनसे थोड़ी ही दूरी पर उनकी माँ वहाँ पर बैठी हुई थी बर्ड बाथ पर. बर्ड बाथ का मतलब होता है, पहले के लोग यानी कि आजकल भी लोग कुछ बर्ड्स के लिए पानी रख देते हैं बड़े बड़े बर्तनों में, जिसके वो पानी को पी सके और गर्मी में उनकी प्यास बुझ सके. तो इसी तरह के वो बर्ड बाथ उसको बोला जाता है, उसमें वहाँ पर वो बैठी हुई थी 10 yards की दूरी पर. शी वॉज एविडेंटली फीलिंग सॉरी फॉर हर बिहेवियर द प्रीवियस डे बिकॉज शी ग्रीटेड अस विद अ सॉफ्ट वो. और उसको देखकर ऐसा लग रहा था, एविडेंटली का मतलब होता है किसी चीज़ का सबूत होना, और वो इस बात का सबूत दे रही थी, यानी कि वो बहुत सॉरी फील कर रही थी अपने लास्ट डे के प्रीवियस बिहेवियर के लिए. यानी उसका जो बिहेवियर था कि उसे हम पर शक था कि हम उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उस बिहेवियर के लिए वो शायद फील कर रही थी सॉरी, और वो अब थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट आवाज़ में हो करके आवाज़ हमको निकाल रही थी. नाउ देयर इज़ एन अनसेल्फिश मदर फॉर यू सेड ग्रैंडफादर. और यह देखकर मेरे दादाजी ने कहा, अब देखो तुम्हारे सामने एक निस्वार्थ माँ आई हुई है. निस्वार्थ का मतलब होता है कोई भी किसी तरह का लालच ना होना. इट्स ऑब्वियस शी वुड लाइक देम टू हैव अ गुड होम. और ये ऑब्वियस सी बात थी कि वो भी अब अपने बच्चों को हमारे पास ही रखना चाहती थी, कि वो अब हम उसके बच्चों का ध्यान कंटिन्यू रखें. एंड दे आर प्रॉबेबली गेटिंग अ बिट टू बिग फॉर हर टू मैनेज. और वो शायद अब उसके लिए, यानी वो उन दोनों बच्चों को पालने में असमर्थ थी, इस वजह से वो अपने बच्चों को हमारे पास छोड़कर आ रही थी, जैसे कि हम उसका ध्यान रख सकें. So the 2 owlets became regular members of our household and strangely enough were among the few pets that grandmother took a liking to. अब 2 जो बच्चे थे आउल के बच्चे, वो भी हमारे घर के मेंबर की तरह हो गए थे. और जो मेरी दादी माँ थी उनको और भी पेट्स रखने का शौक़ था, यानी मेरी दादी पेट्स रखने की काफ़ी शौकीन थी. शी ऑब्जेक्टेड टू ऑल स्नेक्स, मोस्ट मंकीज एंड सम क्रोस. मेरी दादी ने कई जानवरों को पेट बनाकर रखा हुआ था, जैसे कई सारे स्नेक्स को, कई मंकीज़ को, सम क्रोस को बनाकर रखा हुआ था. मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पिंजरे में डाला था, उसका मतलब ये था कि उनके घर पे जो ये जानवर आया हुआ था, उनका घर एक खुले आंगन में था, खुले मैदान में था, तो वहाँ पर कई तरह के जानवर आया करते थे, तो उन जानवरों को वो खिलाया पिलाया करती थी, जिससे वो उनके मेंबर की तरह उनके साथ रहने लगे थे. बट शी टुक क्वाइट अ फैंसी टू द आउल्स एंड फ्रीक्वेंटली फेड देम ऑन अ स्पैगेटी. लेकिन आउल्स के मामले में वो थोड़ी फैंसी थी. फैंसी का मतलब होता है नए
हिसाब से, नए मॉडर्न तरीके से। लेकिन आउल के अकॉर्डिंग वो थोड़ी फैंसी थी और वो उनको कभी कभार स्पैगेटी खिलाया करती थी। स्पैगेटी का मतलब होता है नूडल्स। जब सेवइयाँ और नूडल्स जैसी शेप में जो भी चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं स्पैगेटी। दे सीम्ड क्वाइट फॉन्ड ऑफ स्पैगेटी, और ऐसा लगता था उन आउलेट्स को भी स्पैगेटी काफ़ी पसंद आती थी। इनफैक्ट द आउल्स बिकेम सो अटैच टू ग्रैंड मदर दैट दे बिगेन टू शो अफेक्शन टुवर्ड्स एनीवन इन अ पेटीकोट। और ऐसा लग रहा था कि अब जो वो आउल्स थे, वो बच्चे थे, वो मेरी दादी के से काफ़ी उनको लगाव हो गया था। और वो इतना लगाव हो गया था कि जब वो किसी और को भी पेटीकोट में देख लेते थे तो वो उनको भी दादी की तरह प्यार करते थे। पेटीकोट एक तरह का साड़ी के नीचे पहनने वाली ड्रेस होती है। तो दादी पेटीकोट पहना करती थी, तो अगर वो बच्चे पेटीकोट में किसी और को देखा करते थे तो उन्हें यह लगता था कि दादी हैं, वो उनसे भी प्यार से पेश आया करते थे। आंट मेबल हु वाज टेरिफाइड ऑफ देम। अब हमारी एक आंट मेबल थी जो उनसे डरा करती थी। शी वुड रन शेकिंग फ्रॉम द रूम एवरी टाइम वन ऑफ द वर्ड सेटल अप टू हर इन अ फ्रेंडली मैनर। और मेरी आंटी उनसे डरा करती थी, और जब वो बर्ड्स उनसे फ्रेंडली मैनर भी मिलने आया करते थे तो वो चिल्लाकर वो वहाँ से भाग जाया करती थी, क्योंकि उन्हें उनसे डर लगता था। Forgetful to the fact that grandfather and I had reared them, the owls would sometimes swell their feathers, snap at anyone in trouser. अब वो जो आउल्स के बच्चे थे वो मेरे दादी से इतना ज़्यादा उनको लगा हुआ था कि अब वो मेरे दादाजी और मुझे दोनों की ही जो हमने उनके लिए किया था वो उन चीज़ों को भूल गए थे। और अगर उन्हें कोई भी ट्राउज़र्स यानी पैंट पैंट या पजामा टाइप की जो भी ड्रेस होती है उनको ट्राउज़र्स कहा जाता है, जो भी पहन के उन्हें दिख जाता है तो उनको गुस्सा दिखाते थे। टू अवॉइड डिसप्लीजिंग दैम ग्रैंडफादर वोर अ पेटीकोट एट फीडिंग टाइम। और उनको नाराज़ ना करने के लिए, यानी कि दादाजी को देखकर वो गुस्सा हो जाया करते थे, क्योंकि दादाजी पैंट पहना करते थे, उनको दादी से लगाव था। तो दादाजी उनको और गुस्सा ना करने की वजह से दादाजी भी कभी कभार उनको खाना खिलाने के टाइम पर पेटीकोट पहन लिया करते थे, जिससे कि वो उनको दादी समझ के उनके पास आ जाए और उनसे खाना खा लें। दिस माइल्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसवेटिज्म अपीयर टू सेटिस्फाई देम। ट्रांसवेटिज्म का मतलब होता है किसी अपोजिट जेंडर के कपड़े पहन लेना किसी रीज़न से। तो दादाजी भी ऐसा किया करते थे, उनका जेंडर था मेल लेकिन वो फीमेल कौन थी, दादी, उनकी जेंडर की ड्रेस यानी पेटीकोट पहन लिया करते थे। और क्यों पहना करते थे, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, खुश रखने के लिए, क्योंकि जिससे कि वो उनसे दूर ना जाए और वो खाना खा सकें। आई कॉम्प्रोमाइज़ बाय वियरिंग एन एप्रोन। लेकिन मैं एक एप्रन पहनकर ही समझौता कर लिया करता, यानी मैं पेटीकोट नहीं पहनता था, मैं एक एप्रन पहना करता था। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है समझौता करना, एंड एप्रन का मतलब होता है जब हम खाना बनाते टाइम कुछ आगे की तरफ एक कपड़ा पहन लेते हैं जिससे कि हमारे कपड़े ख़राब ना हो, उसको हम बोलते हैं एप्रन। In response to grandmother's voice, the owlets would make sounds as gentle and soothing as the purring of a cat. जब भी मेरी दादी माँ उनको आवाज़ लगाया करती थी तो वो जो आउल्स के बच्चे थे वो बहुत ही मीठी और बहुत ही जेंटल, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उनको रिस्पॉन्स देते थे, जैसे कि कैट एक आवाज़ करती है। बट व्हेन वाइल्ड आउल्स वर अराउंड, लेकिन जब जंगली उल्लू उनके आसपास हुआ करते थे, आवर्स वुड रैन द नाइट विद ब्लड कर्डिंग श्रीक। तो जो हमारे आउल्स थे वो और तेज़ चिल्लाया करते थे। ब्लड कर्डिंग का मतलब होता है खून जमाने वाली चीख। जब बहुत भयंकर आवाज़ होती है, डरावनी, तो उसको बोलते हैं खून जमाने वाली। तो जब जंगली आउल्स उनके पास होते थे तो वो खून जमाने वाली चीखें निकालते थे। देयर नाइटी ऑक्यूपेशन वाज कैचिंग बीटल्स। अब उनका रात का काम क्या था, उनका नाइट का काम था बीटल्स। बीटल एक तरह का कीड़ा होता है जो ब्लैक कलर में होता है, उसके ब्लैक कलर की पर होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो उनका रात का काम था बीटल्स को पकड़कर मारना। विद विच द किचन क्वार्टर्स वर इन्फेस्टेड एट द टाइम, जिससे कि हमारे किचन क्वार्टर्स हमेशा भरे हुए रहते थे। इन्फेस्ट का मतलब होता है भरे रहना या उनसे उनको नुकसान होना। तो यानी हमारे किचन में ज़्यादातर वो बीटल्स आया करते थे, तो आउलेट्स उनको मार दिया करते थे। विद देयर शार्प आइज एंड पावरफुल वीक्स, उनकी तेज़ आँखों और
पावरफुल यानी ताकतवर चोंच की वजह से दे वर एक्सलेंट पेस्ट डेस्ट्रॉयर्स, यानी वो बहुत ही होशियार पेस्ट डेस्ट्रॉयर्स बन गए थे। पेस्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़ों को, डेस्ट्रॉयर यानी नष्ट करने वाला, यानी कीड़े मकोड़ों को नष्ट करने वाले वो बन गए थे, क्योंकि उनके अंदर दो खासियत थी, एक तो शार्प आइज एंड पावरफुल बीक्स यानी पावरफुल चोंच। द आउल्स लव टू सिट एंड स्प्लैश इन अ स्वैलो डिश। अब जो आउल्स को क्या पसंद था, आउल्स को स्वैलो का मतलब होता है बड़े गहरे बर्तन में बैठना उन्हें पसंद करता था। जब उसमें पानी हुआ करता था तो उस बर्तन में उन्हें बैठना अच्छा लगा करता था। स्पेशली इफ कोल्ड वाटर वॉज पोर्ड ओवर देम फ्रॉम अ जग एट द सेम टाइम। और इन्हें खासकर जब अच्छा लगता था जब उनके ऊपर जग से ठंडा पानी डाला जाया करता था। दे वुड गेट थ्रोली वेट, जम्प ऑन आउट टू ऑन अ पर्च। और वे अक्सर गीले होकर उस अपने बर्तन से बाहर निकल जाया करते थे। शेक देमसेल्फ, अपने आप को हिलाया करते थे जिससे कि उनके बॉडी के अंदर का पानी निकल जाए। देन रिटर्न फॉर अ सेकंड स्प्लैश एंड समटाइम्स अ थर्ड। और दोबारा से उस पानी में डुबकी लगा देते थे और कभी कभार वो थर्ड टाइम भी ये किया करते, यानी उनको ऐसा करने में मज़ा आता था तो वो ये 2 या 3 बार कर पाते थे। ड्यूरिंग द डे दे डोज्ड इन लार्ज केजेस अंडर द ट्रीज इन द गार्डन। दिन के टाइम वो बड़े बड़े पिंजरों में रहा करते थे, जो हमारे गार्डन में बड़े बड़े पेड़ के पास बड़े बड़े पिंजरे थे उनमें रहा करते थे। दे नीडेड केजेस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक्स फ्रॉम वाइल्ड बर्ड्स। और उनको केजेस की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि हम उन्हें बंदी बना के रखते थे, उनको पिंजरों की ज़रूरत इसलिए थी कि वो गार्डन में फ्री होके घूमा करते थे और इस वजह से कहीं उनको जंगली बर्ड से या किसी जानवर से नुकसान ना हो, वो उनको कुछ नुकसान न पहुंचाते, इसलिए उनको पिंजरे में रखा जाता था। एट नाइट दे हैड द फ्रीडम ऑफ द हाउस वेयर दे एक्सरसाइज देयर विंग्स एज मच दे। और रात के टाइम उनको पूरी आज़ादी थी और वो पूरे अपने पंख फैलाकर एक्सरसाइज किया करते थे जहाँ पर उनका मन हुआ करता था, जहाँ पर वो जाया करते थे। आपका ये चैप्टर एक्सप्लेन ख़त्म हो गया है। आपको ये चैप्टर और अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको आपको अंडरलाइन करना है और लिख लेना है वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद। थैंक यू।